गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी सेफ एंड हेल्दी एट होम। माई सेल्फ अना सिद्दीकी। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 5th चैप्टर है आपका। ऑलमोस्ट आपके 1 2 3 चैप्टर स्टार्टिंग में कंप्लीट कर दिए गए थे। अब हमें पढ़ाना है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल मीन्स होता है कोयला एंड पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल। So we use various material for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been human efforts. तो हम जो है यूज़ करते हैं बहुत सारे मटेरियल्स को for our basic needs. Some of them are found in nature. उनमें से क्या होते हैं, कुछ जो होता है नेचर में पाए जाते हैं and some have been human, और कुछ जो होते हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। एक्टिविटी 5.1 में मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन अ डेली लाइफ एंड क्लासीफाई दैम एज नेचुरल एंड मैन मेड। तो आपने एक लिस्ट तैयार करनी है बहुत सारे मटेरियल्स की जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एंड क्लासीफाई करेंगे उसको हम नेचुरल और मैन मेड में। यानी कि नेचुरल में हम यहाँ जो भी चीज़ें, जैसे मान लीजिए हमने नेचुरल में एयर यूज़ करते हैं, मैन मेड में हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं क्या क्या कई सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे हम वो लिख सकते हैं। मैन मेड जो भी चीज़ें इंसान के द्वारा तैयार की जाती हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं, उनको हम यहाँ तैयार लिखेंगे। ठीक है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। तो क्या इस लिस्ट में हम एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स का यूज़ कर सकते हैं? अब सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नेचर से हमें मिलती हैं, तो इसीलिए इनको दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इनको हम नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। जो भी चीज़ें, तो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, इन सबको हम कहाँ लिस्ट में लिखेंगे? नेचुरल में, है ना। कैन वी यूज़ ऑल ऑफ आर नेचुरल रिसोर्स, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं सभी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको हम हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पढ़ते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि क्या हम एयर यानी कि जो हवा है, पानी है, सॉइल को एग्जॉस्टेड करते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो है उसको खर्च करती रहती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th। क्या मतलब आप पढ़ चुके हैं पहले ही वाटर के बारे में 7th क्लास में। वाटर अ लिमिटेड रिसोर्स। तो क्या पानी जो है एक लिमिटलेस रिसोर्स है, असीमित रिसोर्स है, यानी कि पानी जो है वो हमें मिलता ही रहेगा। In the light of availability of the various resource in nature, natural resource can be broadly classified into 2 kinds. तो हम देखेंगे कि जो नेचर में वेरियस बहुत सारे रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनको हम किस में डिवाइड कर रहे हैं? ब्रॉडली हम उनको 2 प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं। आप समझ चुके हैं, पहले हमने ये वाली बात बता दी आपको कि हम नेचुरल रिसोर्स में इन सारी चीज़ों को लेते हैं जो नेचर से हमें ऑप्टेन की जाती हैं। तो पहला आएगा हमारा इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इन एग्जॉस्टेबल में आएगा जो हमें अनलिमिटेड यानी कि असीमित प्राकृतिक जो हमें स्रोत होते हैं जो हमें असीमित मात्रा में मिलें। दीज रिसोर्स आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, यानी कि ऐसे रिसोर्स जहाँ से हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी मिले नेचर में, एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। और जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ कितनी भी कर ले ह्यूमन अपनी तरीके से, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सनलाइट है और एयर, यानी कि सनलाइट है जो सूरज की रोशनी होती है और जो एयर हवा है, ये ऐसे एग्जांपल हैं इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो ख़त्म हो जाए, जो सीमित मात्रा में हमें मिलते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन नेचर इज़ लिमिटेड। होते ये भी नेचर में ही है, नेचुरल हैं ये भी, लेकिन इनके जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेड है, इनकी अमाउंट लिमिटेड है, यानी कि इसकी मात्रा जो है सीमित है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा खर्च हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्स आर फॉरेस्ट, यानी कि जंगल, वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीव होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट में मिलने वाले जो भी जीव हैं उनके बारे में, मिनरल्स,
कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे के सारे हमारे क्या है खर्च हो जाएंगे एक टाइम के बाद, इनको ख़त्म हो जाए। जैसे इन्होंने एक एक्टिविटी ली है, इसमें आपकी 5.2 में एक एक्टिविटी ली है जिसके थ्रू इन्होंने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आगे जनरेशन एक खर्च करती रहेगी, उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। देखें, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टेक सम कंटेनर। तो हमने क्या लेना है, कुछ कंटेनर लेने। मान लीजिए हमने ये कंटेनर ले लिए, इसमें मान लीजिए हमने क्या रख दिए, ये हमारे हो गए पॉपकॉर्न, ठीक है, यहाँ पॉपकॉर्न हो गया। इसमें हमने कुछ भर दिया, मान लीजिए ये हो गया हमारा पीनट्स, है ना, ये पीनट्स होगा। इसमें कुछ सामान हमने भर दिया और ये हो गए हमारे ग्राम, है ना। एक और रख दिया, उसमें मान लीजिए हमने वो हो गई हमारी टॉफ़ीज़, ये हो गई हमारी टॉफ़ीज़। अब हमने क्या करा, डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, यानी कि जो स्टूडेंट आपके क्लास में होंगे उसको आप डिवाइड कर देंगे 7 ग्रुप में, 1 2 3 4 6 7, ठीक है। उसके फिर डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 6 7, तो इतने तरीके के 7 के बहुत सारे ग्रुप बना लेंगे आप। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप। अब ये तो जो ग्रुप था ना, इसको हमने डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में, इसमें 3 ग्रुप बना दिए। इसमें मान लीजिए ये 7 थे ना, उसको डिवाइड कर दिए, एक 1, अगले वाले में 2 और अगले वाले में 4। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से, जो ये हो गया 7 का ग्रुप हो गया, उसके बाद ये 1, ये 2 और ये 4, इस तरीके, इसी को इस वाले ग्रुप को भी हम ऐसे ही डिवाइड कर देंगे 1 2 3 में, यानी कि 1 और इसमें 2 और इसमें 4, तो 7 हो गए टोटल मिला के हमारे। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेबल दैम एज अ फर्स्ट सेकंड, उसको हम पहली जनरेशन, 1 वाले को हम पहली जनरेशन, दूसरे वाले को सेकंड और 4th वाले को हम थर्ड जनरेशन नाम दे देंगे। दीज सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। जो हमने ये ग्रुप बनाए थे, जो हमारे ये ग्रुप थे, हाँ, ये जो हमारा ग्रुप हमने भी बताए थे कि 7 लिखे, इसको डिवाइड कर दिया हमने 1 2 4 में। तो जो ये हमारे ग्रुप हैं, सब ग्रुप, यानी ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये हमने स्टूडेंट रखे हैं, ये हमारे एक तरीके से क्या है, कंज्यूमर है। ये हमारे जो भी हमने चीज़ें ली थी अभी, उनको खाने का काम करेंगे। एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो इसलिए हमने पहली जनरेशन में 1 रखी, दूसरी वाली ये सेकेंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन है। सेकेंड जनरेशन में हमने थोड़े और बढ़ा दिए स्टूडेंट्स, 2 कर दिए, और थर्ड जनरेशन में हमने 4 स्टूडेंट्स को रख दिया। आप सिंपल समझ रहे हैं ना। हमने ग्रुप में 7 का ग्रुप बना लिया, उन 7 में हमने 1 2 4 कर दिए, डिवाइड कर दिए। इनमें से इनको भी 1 2 4 में, इनको भी 1 2 4 में डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन टेबल। एक टेबल लेंगे, उस टेबल पर, ये टेबल लिया, टेबल पर हमने क्या कर देना है, ये जो हमने कंटेनर लिए थे 4, उनके अंदर हम सामान भर के रख देंगे, ठीक है, फुल कवर करके रख देंगे, फुल कंटेनर फिल कर देंगे। आज कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच वन। अब हम पूछेंगे कंज्यूमर से, जो पहली जनरेशन के, यानी कि जो एक स्टूडेंट थे ना, उनसे हम पूछेंगे फ्रॉम ईच ग्रुप, हर ग्रुप से ले लेंगे एक टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो इन ग्रुप में से हम एक जो कंटेनर है उसमें हम उनको भेज देंगे और उनसे कहेंगे कि इसको ईटेबल करें, यानी खाएं इसको। नाउ आज द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू सेम। अब फर्स्ट चले गए, अब हम सेकंड वाले को भेजेंगे, उनसे पूछेंगे सेकंड जनरेशन से कंज्यूम करने के लिए हर ग्रुप से। और तो फिर हम क्या पढ़ रहे थे कि नाउ आज द सेकंड जनरेशन, अब सेकंड जनरेशन को कंज्यूम करने के लिए क्या कहा जाता है, फॉर ईच ग्रुप, मतलब हर ग्रुप में से सेकंड जनरेशन आएगी, वही 2 वाले जो होंगे वो 2 स्टूडेंट्स को हम हर ग्रुप में से भेजेंगे। जब वो हम उसको भेजेंगे तो वो भी उसको, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो स्टूडेंट गए होंगे उन्होंने थोड़ा बहुत खाया होगा उन कंटेनर से, अब जो है सेकंड ग्रुप के जाएंगे तो वो भी थोड़ा बहुत खाएंगे, ठीक है। आज उसके बाद हमारा आज स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली, अब उन कहेंगे स्टूडेंट से ऑब्जर्व करें वो केयरफुली कि ईटेबल्स जो है वो कंटेनर में कितना बचा है। इफ़ समथिंग इन लेफ्ट इन द कंटेनर, कि अगर कुछ बचता है कंटेनर में तो आज थर्ड जनरेशन, अब अगर कुछ बचा तो थर्ड जनरेशन जाएगी, हर ग्रुप की थर्ड जनरेशन जाएगी और इसको कंज्यूम करेगी। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट ईटेबल्स और नॉट। अब हम फाइनली ऑब्जर्व करेंगे कि सभी कंज्यूमर जो थर्ड जनरेशन के जो 4 स्टूडेंट्स गए हैं
गॉट, क्या वो उनको ईटेबल्स मिला या नहीं मिला। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ़ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ कंटेनर्स, और ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ जो है बचा है इस कंटेनर्स में, किसी में कुछ बचा है या नहीं। ठीक है। एज्यूम दैट द ईटेबल्स इन द कंटेनर रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो ईटेबल्स हैं, जो भी हमने कंटेनर में रखे थे खाने के लिए, वो रिप्रेजेंट करते हैं टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ, यानी कि टोटल उस अवेलेबिलिटी को, कि जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये जो भी हैं, ये हमारे कंटेनर में जो रखे थे ना हमने सामान, उसको ये हमने माना है, कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल, यानी कि ये इतने ज़्यादा अगर जैसे जैसे जनरेशन आती जाएगी वैसे वैसे वो उसको कंज्यूम करते जाएंगे और फिर वो खर्च होता जाएगा। तो ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, तो हर एक ग्रुप में हो सकता है अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न का हो सकता है, यानी खाने का जो तरीका है वो अलग अलग, यानी कि हर किसी, जैसे पॉपुलेशन आती जाएगी, हर वो पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से उस कोल को, उस पेट्रोलियम को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती जाएगी। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, हो सकता है कि जो शुरुआत की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा लालची हो। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप वर कंसर्न, और ये भी हो सकता है कि जो शुरुआत में जनरेशन कुछ ग्रुप्स की आई वो कंसर्न, चिंतित हो सकते हैं, वो अबाउट द कमिंग, जो आने वाली जनरेशन है उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, फिक्रमंद हो सकते हैं। लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और हो सकता है कि वो उनको लिए कुछ छोड़ दें। ठीक है, यानी कि हम जो पहली वाली हमारी जनरेशन गई थी उन्होंने इतना ज़्यादा कोल वो सब चीज़ें खर्च कर ली कि वो अगली जनरेशन को बच नहीं पाया, यानी कि हम जो जनरेशन में आए, हम अगली जनरेशन के बारे में सोचेंगे तो हम उसको कम खर्च करेंगे, वरना हम अपने बारे में सोचेंगे तो हम बहुत ज़्यादा सारे कोल, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इन सबको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं। दीज वर फॉर्म्ड, ये जो बनते हैं, फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बनते हैं जो डेड, मरी हुई चीज़ें होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मरे हुए जो भी अवशेष होते हैं उनसे ये बनते हैं। फॉसिल का मतलब होता है जो बचे हुए अवशेष होते हैं ना, मर जाता है कोई चीज़, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद वो जो कुछ उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाता है वही फॉसिल होता है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, जो ये बचेगा एक्स्ट्रा, मरने के बाद जो भी बॉडी में से कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है वो सब चीज़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोल के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हेयर्ड अबाउट इट, आपने देखा होगा कोल को और उसके बारे में सुना होगा, यानी कोल मतलब कोयला। ठीक है, कोयला आप सभी जानते होंगे क्या होता है। इट इज़ एज हार्ड, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है स्टोन, पत्थर की तरह, एंड इज़ ब्लैक इन कलर, ये कलर में कैसा होता है, ब्लैक, काला होता है, जैसे ये नज़र आ रहा है पिक्चर में। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, कोल जो एक ऐसा फ्यूल है जिसका इस्तेमाल हम कुक फूड यानी कि खाने को पकाने में करते हैं। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, शुरुआत में इसका इस्तेमाल जो था रेलवे इंजन में किया जाता था, क्या करने में, कि जो इंजन दौड़ता है उसमें स्टीम बनाई जाती थी इसकी, और उस स्टीम से रेलवे इंजन चलता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट बनाने में होता है, जिससे थर्मल पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो लाइट होती है वो बनती है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, और कोयले का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री में फ्यूल एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आता है स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल में क्या आता है, कोयले की कहानी। क्या पढ़ेंगे, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, कहाँ से हम कोयले को प्राप्त करते हैं, ये किस तरीके से बनता है। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले मान लिया है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट एंड लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, जो अर्थ थी, जो पृथ्वी है हमारी, उसमें बहुत सारे घने जंगल थे। इन लो लाइंग वेटलैंड यानी कि जो नीचे वाला एरिया था, जो ज़मीन, जल का नीचे वाला एरिया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा घने जंगल थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस के कारण क्या होता है, लाइक जैसे फ्लडिंग, बाढ़ आ गई। दीज फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट थे, गॉड बरी, ये दब गए, अंडर द सॉइल के अंदर।
एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर देम, जैसे जैसे सॉइल यानी मिट्टी जो थी डिपॉजिट होती गई इसके ऊपर, देवर कंप्रेस्ड, ये दबते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, तो जो टेम्परेचर था वो और ज़्यादा बढ़ता गया, ये जो थे और नीचे दबते गए और गहराई में जाते गए। अंडर हाई प्रेशर, जब जो चीज़ अंदर नीचे गहराई में चली जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा उसमें, वो गहराई में जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा। डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू, और जो डेड प्लांट्स थे वो कन्वर्ट होते गए कोल में यानी कोयले में कन्वर्ट। एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, जैसे कोयले में क्या कंटेन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, जैसे कोयले जैसे धीरे धीरे इसका क्या होता है, स्लो प्रोसेस होती है जिसमें जो डेड वेजिटेशन होता है, जो पेड़ होते हैं, वेजिटेशन हम उनको कहते हैं प्लांट के लिए। ये डेड वेजिटेशन समझ गए होंगे आप, यानी कि जो वेजिटेशन जो प्लांट्स होते हैं मर जाएं वो प्लांट, उनका धीरे धीरे कन्वर्जन होता है इनटू कोल यानी कि कोयले में, इस कॉल्ड कार्ब, इसी प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। समझ गए, मैं आ गया होगा कि जो डेड वेजिटेशन है वो कन्वर्ट हो जाए अगर कोयले में तो उसको हम कार्बनाइजेशन कहेंगे। सिंस इट वाज फॉर्म फ्रॉम रिमेन्स ऑफ द वेजिटेशन, और उसके अलावा जब वेजिटेशन जो भी वेजिटेशन है उसका जो भी रिमेन्स बचता है, बचा हुआ होगा, उससे जो है ये चीज़ें बनती हैं। कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, तो कोल को हम इसीलिए क्या कह सकते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये बचा हुआ है, रिमेनिंग पार्ट होता है। कोल माइन इज़ शोन इन फिगर 5.2, यानी कि 5.2 में एक फिगर दिखाया गया है इनका कोल माइन का। देखें इसमें ना क्लियर नहीं आया है, कितना भी क्लियर कर लेंगे पर इसमें इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। मैंने एक पिक्चर्स लिए हैं कई सारी, वो पिक्चर्स मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये पिक्चर्स हैं कोल माइन की, ये कोयले की पूरी खान है, यहाँ पे ये जो एक कोयले लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी उसमें ये देखें अब, ये इस तरीके से ये मशीन है जिससे कोयले को यहाँ अंदर से इसको निकाला जा रहा है। और ये देखें ये पिक्चर्स हैं जिसमें ये जो मैन हैं, ये वर्कर्स हैं, ये जो है यहाँ से कोयले की, ये स्टोन की तरह नज़र आ रहे होंगे आपको, ये कोल जो ये कोल स्टोन है ना। तो इस तरह से ये बच्चों व्हेन हीटेड इन एयर्स, आगे हम पढ़ेंगे कि ये आपने कोल माइन देख ली होंगी, कोल माइन किस तरीके की दिखाई देती है। तो आगे पढ़ते हैं, व्हेन हीटेड इन एयर, अगर हम इसको हीट करते हैं एयर में तो कोल जो होता है बर्न होने लगता है, जलने लगता है। एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, यानी CO2 गैस जो है वो निकालता है जब हम कार्बन को जलाते हैं। C+O2, कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। कोल इज़ प्रोसीड इन इंडस्ट्री, कोल जो है वो इंडस्ट्री में प्रोसीड की जाती है टू गेट सम यूज़फुल, इससे जो है बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कोक है, कोल है, कोलतार है और कोल गैस है। ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनका इस्तेमाल हम आगे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। तो ये एक्चुअल में ये यूज़फुल प्रोडक्ट ही हैं जिनका इस्तेमाल हम और बहुत सारी चीज़ें बनाने में करते हैं, जैसे सड़क वगैरह रोड डालते हैं तो उसमें कोलतार का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और तो इस तरीके से ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। थैंक यू।